नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और इजराइल का युद्ध। अब ईरान इजराइल नहीं कर सकते हैं, अब तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और एक तरफ ईरान है। पलटवार जोरदार। 7 बेस पर, आर्मी के बेस पर, नेवल बेस पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। धुएं का गुबार, मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी और पूरी दुनिया में तनाव। भारत में एग्जैक्ट वार की अपडेट्स, मतलब जिसको हम कहें कि विश्वसनीयता है कितनी है, किसकी है। मीडिया रिपोर्ट्स हम भी देख रहे हैं, लेकिन कई बार, क्योंकि हम तो जानते हैं ना अपने मीडिया को, क्रेडिबिलिटी को लेकर के डाउट होता है। और इस देश के लोग दुनिया के हालात से अवेयर रहना चाहते हैं, और खासकर मिडिल ईस्ट, जहां पर लाखों की संख्या में भारतीय हैं, हमारे हित जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्ते सदियों से हैं। मैं इस कार्यक्रम में इसीलिए कोई हेडलाइन वगैरह नहीं लिया हूं, साथ में कुछ विजुअल साइड में चलेंगे, और कोई भूमिका भी नहीं, क्योंकि जिस विषय में मुझसे ज्यादा योग्य काबिल व्यक्ति मेरे साथ है, उसमें ज्यादा मेरा ज्ञान बघारना उचित नहीं होगा। वो बिल्कुल ही अनुचित है, निहायत अनुचित है। मेरे साथ अमरेश मिश्रा जी हैं, जोड़ लीजिए। लेखक हैं, पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट का कोई भी विषय हो, अभी हाल ही में ईरान से लौटे हैं। ईरान का तो हम लोग नाम जो है पढ़ते हैं, वो ईरान की आबो हवा से, ईरान की स्ट्रेटेजिक जो है पोजीशन से, सबसे वाकिफ है, और उसी में उनकी विशेषज्ञता है। मैं आज की तारीख में मानता हूं, आज पहली बार न्यूज लॉन्चर पर हैं अमरीश जी। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट, मुझे भी अगर कहीं पर लगता है कि ये विषय है और इस पर अमरीश जी का वीडियो है, तो मैं उनके वीडियो सुन लेता हूँ कि थोड़ा सा जो है मुझे मिडिल ईस्ट के मामलों को बेहतर, मेरी भी समझ थोड़ी बेहतर हो पाएगी। तो इसीलिए मैं उनको लेके आया हूँ। स्वागत है अमरीश भाई, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज उन्हीं से सुनेंगे। मैं फिर कहा न, मतलब रोकते रोकते भी 2-2.5 मिनट मैंने खा लिया है दर्शकों का, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं। क्या अपडेट है, क्योंकि वो उनके पास मिनट टू मिनट अपडेट है। मेरी जब अभी बात हुई तब भी वो लगे हुए थे लगातार उसी अपडेट को कलेक्ट करने में, लगातार इंफॉर्मेशन का जो उनका जरिया है, तंत्र है, वो मजबूत है, ढांचा। वो भी जैसे आयरन डोम है, तो वैसे इंफॉर्मेशन डोम है अमरीश जी का। क्या अमरीश जी, क्या अपडेट है? सबसे पहले तो मैं अपडेट ही चाहता हूं कि आपके जरिए ऑथेंटिक जानकारियां देश को मिल जाए देखिए युद्ध की सबसे बड़ी, हालात। जी तो आशीष जी, देखिए सबसे जो बड़ा अपडेट है वो बहराइन को लेके है, क्योंकि बहराइन में यूएस की 5th फ्लीट नेवल बेस सबसे बड़ा बहराइन में यूएस का है। उस पे सीधे ईरान ने मारा है और उस वहां पर आग लगी हुई है। इस समय नेवल बेस अमेरिका का खतरे में है। बड़े स्तर पे ईरान ने स्ट्राइक किया है। उसके बाद आप देखिए, एक लाइन से देखिए, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, कतर, फिर बहराइन, ये बहराइन तो हो गया, उसके बाद जॉर्डन। कोई ऐसा एरिया नहीं छूटा है मिडिल ईस्ट में जो ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका ने लिमिटेड स्ट्राइक भी की, और अमेरिका यही कह रहा है कि हम तो लिमिटेड स्ट्राइक हम कर रहे हैं 4 दिन के लिए। अमेरिका इजराइल ने अगर लिमिटेड स्ट्राइक भी की तो वो सारे यूएस बेसिस को मारेंगे जो मिडिल ईस्ट में। और वो अरब देश ये भी कह चुके हैं कि हमारे सॉइल से अटैक नहीं होना चाहिए। तो अटैक तो इजराइल से हुआ, लेकिन ईरान ने कहा था कि जो मिडिल ईस्ट के में जो बेसेस है अमेरिका के, ये उनका सॉइल नहीं। जैसे सऊदी अरेबिया में अगर अमेरिका का बेस है तो वो यूएस सॉइल माना जाता है। ये आप दर्शकों को समझा दीजिएगा। तो यूएस सॉइल को उन्होंने ये देखते हुए कि ये कतर या सऊदी अरेबिया का सॉइल नहीं है, उन्होंने मार दिया उस पर। और जो ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लोग ये सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा ईरान इजराइल पे अटैक करेगा, और उसकी तैयारी अमेरिका ने की थी। इजराइल पे तो अटैक हुआ। इजराइल पे देखिए अभी तक करीब 600 से ज्यादा मिसाइलें फायर हो चुकी हैं, मिसाइलें प्लस ड्रोन। उसमें से 200-250 इंटरसेप्ट की हैं इजराइल ने, लेकिन बाकी लगी हैं। देखिए इस समय जो खबर आ रही है, जेरूसलम में एक तरह से कई जगह स्ट्राइक हुआ है। उसके बाद हाइफा सबसे बुरी तरीके से अफेक्टेड है, जो इजराइल का पोर्ट है। और उसके बाद तेल अवीव में भी, जो उनकी राजधानी है, वहां जबरदस्त धमाके सुनाई पड़े हैं, मतलब कि मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं हो पाए। और ये तब जब अमेरिका का जो सबसे खतरनाक जहाजी बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड आर फोर्ड, जो वो इजराइल में खड़ा,
दूसरा अब्राहम लिंकन वो गल्फ ऑफ ओमान में है। तो उन्होंने देखिए अमेरिका इजराइल ने पेजिशकियान के घर पे भी हमला किया, फिर उन्होंने अली खामनेई जो इमाम खामनेई उनके घर पे भी हमला किया, IRGC के कई ठिकानों पे हमले किए, सेना के कई ठिकानों पे हमले किए। तो ये दिन इजराइल और अमेरिका का होना था, लेकिन पलट गई बात, क्योंकि ईरान ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। ये उम्मीद नहीं थी अमेरिका को। पिछली बार की तरह जून 2025 की जो 12 दिन की जंग थी, उसमें ईरान ने कुछ वक्त लिया था, 4-5 घंटे का रिस्पॉन्ड करने में। यही ये लोग इस बार भी सोच रहे थे, लेकिन इस बार जो रिस्पॉन्स आया है, इसने इस समय मिडिल ईस्ट हिला हुआ है। बहराइन की तो ये हालत है कि वहां पर जनता सड़क पे आ गई है। यानी जो एक ईरान ने ये सोचा था कि मिडिल ईस्ट में जो ऐसी हुकूमतें हैं जो तानाशाह हैं और जो अमेरिका का साथ देती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब करेंगे, वो भी काफी हद तक ऐसा लग रहा है ईरान का जो मकसद था वो सफल हुआ है। ये देखिए अभी का अपडेट है। अच्छा अमरीश जी, الحين روحهم مساء نقول لك احنا لو صار نشي احنا داخل احنا لو صار نشي داخل من هو المسؤول। ये ताजा तस्वीरें हैं, भाषा तो वहां की नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं। मैं अमरीश जी से ही बाकी चीज समझता हूँ। ये बहराइन ये बहराइन का वीडियो है आशीष जी। अच्छा, जहां 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, जहां पर मिसाइल दागी है, वहां जनता सेलिब्रेट कर रही है, सड़क पे आ गई। अच्छा, मैं यही चीज समझना चाह रहा हूँ। आप मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के नेवल बेस, जैसे बहरीन ये नेवल बेस था, उसके बाद जो है आउटपोस्ट है, वहां पर आउटपोस्ट है, रडार फैसिलिटीज है जो है जॉर्डन के पास, जॉर्डन में ही शायद है या जॉर्डन की सीमा पे होगा एक जॉर्डन में है जी, जॉर्डन में ही है ना, रडार फैसिलिटी है, आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट होते हैं, दर्शकों को क्लियर कर दें, जो मुख्य आर्मी का बेस होता है उसके आसपास एक छोटी छावनी टाइप की होती है, वो आउटपोस्ट इनमी पे नजर रखने के लिए और एकाएक अटैक वगैरह पर। तो बाकी डिटेल तो और बेहतर, मुझसे बेहतर मैं कहा कि अमरीश जी हैं तो ही बताएंगे। इतनी फैसिलिटीज हैं और सारे देश आप चलेंगे मिस्र से लेकर के तो जॉर्डन, बहरीन, जॉर्डन से होते हुए सऊदी अरब, कुवैत के नीचे आप आते जाइए, बहरीन, कतर, UAE, सारा मिडिल ईस्ट अमेरिका ने छाप रखा है अपने एयरबेस, नेवल बेस सबसे। अमेरिका के लिए क्या ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया क्या अमरीश जी? क्योंकि ईरान का मामला, मुझे लगता है कि ईरान की मिसाइलें पिछले 12 दिन में भी बहुत झटके दिए थे। सब आयरन डोम वगैरह की औकात पूरे दुनिया ने देख ली थी। क्या इस बार बड़ी गलती हो गई है दोनों से, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों से? कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए ये लोग क्या है ना कि ये लोग दोनों, नेतन्याहू और ट्रंप, अपनी अंदरूनी राजनीति में इतनी बुरी तरह से फंस गए थे, इनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर ये स्ट्राइक नहीं करते तब भी गए थे, स्ट्राइक इन्होंने किया तब भी गए, क्योंकि यही बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं। मैंने कल ही इंटरव्यूज में, कल से ही कहना शुरू कर दिया था अपने वीडियो पे भी कि इजराइल से स्ट्राइक होगा। अमेरिका सीधे स्ट्राइक करने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके देश की जो जनता है वो ये कह रही है कि हमको ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहिए। तो फिर अमेरिका ने ये रास्ता निकाला कि इजराइल से करवाओ, इजराइल के खिलाफ ईरान करेगा, फिर हम कूदेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इजराइल ने जैसे ही हमला किया वैसे ही ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया। ईरान को ऐसा लगता है कि पता था कि ये हमला होने वाला है, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, तो अमेरिका को पहले ही स्टेज में कूदना पड़ा। अब अमेरिका फंस गया, क्योंकि अब देखिए स्थिति ये बन गई है कि 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसके, जो कुछ दिन पहले इमाम खामनेई ने कहा था कि हम तुम्हारे सबसे खतरनाक बेड़े को, जॉर्ज अब्राहम लिंकन को, हम डुबो सकते हैं। जो स्थिति मुझे लग रही है कि एक बड़ा हमला और अमेरिका इजराइल करेंगे, इतनी जल्दी वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 4 दिन का कहा है कि हम 4 दिन तक स्ट्राइक करते रहेंगे और ईरान जो है वो हमारी शर्तों को माने। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर तुम लिमिटेड स्ट्राइक भी करोगे तो हम तुम्हें वापस मानेंगे। तो ये सारी चीजें देखिए एक तरह से एक अभी उसमें है। एक नजर, अच्छा, इसमें नाम भी बड़ा गजब। नेतन्याहू को जब मैंने सुना तो नाम दिया लायंस रोर। अब लायंस रोर तो हमको तो सुनाई नहीं दे रही, हमको तो सब तरफ मिसाइलों की गर्जना, ईरानी मिसाइलों की धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये केवल नाम ही रखने वाला, ये मोदी वाला हिसाब हो गया क्या कि नाम रख दो बस बढ़िया सा धमाकेदार? पूरा फुस हो गया ये बहुत। ये लायंस रोर क्या, ये मिमियाना हो गया,
क्योंकि हाँ। अभी ये कह रहे हैं कि हम अभी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब देखिए क्या है ना कि एक जो इनिशियल जो परसेप्शन बनना था वो बन गया, और जो पिछली बार नहीं बन पाया था अभी इस बार बन गया। ईरान समझ गया, उसने मतलब एकदम टिट फॉर टैट उसी समय जवाब दे दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये जो दो रोरिंग लायन जो है, ये तो विम्परिंग लायन हो गया, ये तो अब इस तरह के हो गया, बिल्ली हो गया समझ लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में अभूतपूर्व है, ये तीसरी दुनिया के लिए अभूतपूर्व है, ग्लोबल साउथ के लिए अभूतपूर्व है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के किसी देश ने ग्लोबल नॉर्थ यानी जो अमीर देश है उनको इस तरह से धूल नहीं चटाई थी, ऐसे ह्यूमिलेट नहीं किया था। देखिए जंग आगे चलेगी लंबी, उसका उसकी एक अलग बात है, लेकिन आज का दिन 28 फरवरी 2026, आज ग्लोबल साउथ ने ग्लोबल नॉर्थ को धूल चटाई है, ये दुनिया ने देखा है। एक और महत्वपूर्ण मसला है चीन की भूमिका, चीन और रूस की भूमिका। जब जब ईरान वर्सेज इजराइल की बात आई, ईरान वर्सेज अमेरिका की बात आई, तो लोगों के मन में तुरंत एक सवाल आता है कि रूस और चीन की भूमिका क्या होगी। चीन ने अभी 24 घंटे पहले एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी माना जाए कहा भी था कि अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करेगा तो फिर ये मतलब दुनिया के लिए एक गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पर जाने जैसा होगा। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट में आ सकते हैं, डायरेक्ट वॉर में आ सकते हैं। क्या ईरान और रूस की भूमिका क्या होगी? इसमें आशीष जी क्या है कि देखिए, चाइना ने पूरी तरह से सपोर्ट किया ईरान को, हर तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ रशिया ने भी किया है। लेकिन चाइना ने यह भी कहा था कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो वो सीधे आ सकता है, और ये युद्ध अमेरिका जानता था कि वो रूस और चीन से भी उसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ है। देखिए दुनिया जो दो ध्रुव में बट गई है, एक तरफ ये एक तरफ ये, एक तरफ अमेरिका इजराइल, एक तरफ ये चाइना रशिया और ईरान। तो ये जो बेसिक स्थिति है, ये एक तरीके से और ज्यादा शार्प होगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चीजें बढ़ेंगी, डॉलर हेजेमनी डाउन होगी। आपने द्विध्रुवीय दुनिया की बात की कि दो ध्रुवों में बटी दुनिया है, दो ध्रुवों में तो रूस बटी रही, लेकिन इस समय बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जब दो ध्रुवों में दुनिया बटी थी तो वही नेहरू जिसको आज हमारे देश में लोग गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं कुछ खास लोग, वो नेहरू दुनिया में अपनी प्रासंगिकता गुटनिरपेक्ष के नेता के रूप में कायम रखे थे। आज अगर दो ध्रुवों में दुनिया है और ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है तो भारत की क्या पोजीशन होगी, उसकी पोजीशनिंग, उसके लिए कितना खतरा, कितना नफा, कितना नुकसान, ये क्या होगा आपके दृष्टि से? आप जो देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं इसमें? देखिए भारत ने तो, एक तो भारत के प्रधानमंत्री जो इस समय इजराइल चले गए, मेरे ख्याल से वो सिचुएशन को एसेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये इस समय जाना ये घातक होगा, ये उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी घातक होगा, क्योंकि ईरान जीत की तरफ बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में जो ये इजराइल होके आए हैं इसका इनको नुकसान होगा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री एक अलग चीज है, और इंडिया जो नेशन स्टेट है वो अलग है। और इंडिया के नेशन स्टेट ने हमेशा कहा है कि हमारी जो विदेश नीति है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे है, यानी सामरिक स्वायत्तता पे है। तो हम, और इंडिया ने ईरान के पक्ष में वोट भी दिया था यूएनएचआरसी में अभी। लेकिन ये जो बैलेंस करने वाली जो पूरी पॉलिसी अभी तक इंडिया लेके चलता रहा है, ये कब तक चल पाएगी, इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा इंडिया का, ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा प्रश्न ये युद्ध खड़ा करेगा। और आने वाले दिनों में भारत को तय करना होगा अगर उसको इजराइल अमेरिका के साथ जाना है या ब्रिक्स में जाना। ब्रिक्स छोड़ना होगा, ब्रिक्स इंडिया छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अब भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर है, और रशिया और ईरान का साथ भी भारत नहीं छोड़ सकता, वहां भी भारत की अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई, और ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी भारत की आप देखिएगा प्रभावित करेगा। मैप पर आइए, कहाँ कहाँ अटैक हुआ है जरा उसको हम समझते हैं। एक एक करके मैप लाइए। ये देखिए, ये मैप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसमें आप सिंबल में पहले बता दूं, ये जो रेड आपको प्लेन जैसा दिख रहा है ये एयर बेस है, और जहां पर आपको ये एक यू शेप हल्का सा मतलब कटोरी टाइप का, और ऊपर आपको आदमी मतलब वो नाव टाइप का आपको हल्का शेप लगेगा, ये नेवी के बेस है, नेवल फैसिलिटीज है। जहां पर ग्रीन कलर का झंडा जैसा दिख रहा है वो आउटपोस्ट है, और जहां पर ये आपको ब्लैक कलर का, ये एक ही जगह आपको दिखेगा जॉर्डन में, ब्लैक कलर का ये एक
बम टाइप का दिख रहा है आपको, ये रडार फैसिलिटी जहां पर है वो रडार फैसिलिटी है। अब गौर से देखिएगा, ऊपर से सबसे लेफ्ट में बिल्कुल टॉप लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, इसमें देखिए ये तुर्की का बेस है, वो एयर बेस है, वो उसके नीचे भी तुर्की, फिर इसके बाद सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में, इराक में, कुवैत, सऊदी अरब में आपका, और इजिप्ट में भी नेवल बेस है, सऊदी अरब में भी नेवल बेस है। इसके बाद ये जो अभी जहां पर अटैक हुआ है, नीचे आप देखिए जिबूती में भी एयर बेस है, नेवल बेस है, ओमान में एयर बेस है, यूएई में एयर बेस है और नेवल बेस दोनों है। इसके बाद जो बहरीन में अभी अटैक हुआ है, वो यूएई के ऊपर देखिए, वहां पर भी एयर बेस और नेवल बेस दोनों हैं। और इन बेसेज पर ही ईरान पर अटैक के लिए पूरी तैयारी रखी गई थी। अगला आप ले आइए जरा, अगला मैप भी ले आइए, जिसमें बेस नाम के साथ आपको क्लियर दिखेंगे। उस मैप को लाएंगे तो उसमें नाम भी, बेस कौन कौन से बेस कहां पर है, और इसको हाँ पास रखिएगा। इसमें आप कतर में देखेंगे, थोड़ा ऊपर करिए, मैप को ऊपर ले जाइए, कतर में देखेंगे आप, तो कतर से शुरू करते हैं हम। ये आप आए कुवैत, कुवैत के पास बहरीन, रुकिए, और बहरीन के नीचे कतर, कतर में है अल उदैद एयरबेस। अल उदैद एयरबेस, जिस पर पिछली बार कतर में जब रात में परमाणु ठिकानों पर बम गिराया था अमेरिका ने, तो इसी कतर के एयरबेस पर अगले दिन मिसाइल गिरी थी ईरान की। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय। 17 जनवरी से 1 फरवरी के बीच यहाँ पर विमानों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, और यहाँ पर मोबाइल पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं, जो ईरान की मिसाइलों से बचाव के लिए तैनात किए गए। उसके बाद जॉर्डन आप देखिए, वहां से सीधे आप आइए इधर सीरिया के नीचे जॉर्डन देखिए, जॉर्डन साफ साफ लिखा दिख रहा है आपको। जॉर्डन में मुआफक साल्टी एयरबेस है। ये 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच यहाँ पर दर्जनों F-15E फाइटर जेट तैनात हुए, A-10 ग्राउंड अटैक विमान और MQ-9 ड्रोन आए। ईरान के बिल्कुल करीब है, आप मैप में देखिए, ईरान के बिल्कुल लगा हुआ है ये जो आपका जॉर्डन वाला दिख रहा है आपको, इधर राइट हैंड ईरान दिखेगा, उसके बाद देखिए इराक बीच में और जॉर्डन इधर आ गया है। इसके बाद सऊदी अरब आप देखिए, नीचे बड़ा जो देश दिख रहा है सऊदी अरब, यहाँ पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। यहाँ C-5 गैलेक्सी और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान दिखे, जो भारी सामान ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा ओमान और डिएगो गार्सियो में भी विमान बढ़े, कुल मिला के फाइटर जेट और टैंकर। उसके बाद मुख्य रूप से बहरीन, जहां पर अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्यालय है, ये 5th फ्लीट का मुख्यालय बहरीन, हमने कतर आपको दिखाया था उदैद, उसके ऊपर बहरीन है। बहरीन के बाद आपको कतर हमने बता ही दिया। कतर के अल उदैद में 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यहाँ पर एक नया कोऑर्डिनेशन सेल खोला है, जो क्षेत्रीय वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करेगा। उसके ऊपर आप बहरीन के ऊपर देखेंगे कुवैत, कुवैत में कई जो है सैन्य ठिकाने हैं। इसमें कैंप आरिफजन अमेरिकी आर्मी सेंट्रल का मुख्यालय है। अली अल सलेम एयरबेस इराक सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है, इसे द रॉक कहा जाता है, क्योंकि ये अलग थलग और कठिन इलाकों में है। कैंप ब्यूहरिंग 2003 के इराक युद्ध में बनाया गया था। ये इराक और सीरिया में तैनात होने वाली अमेरिकी सेना के लिए स्टेजिंग पोस्ट है, जो आपको कुवैत दिख रहा है। देखिए कुवैत में, इसीलिए हमने कहा ना कुवैत में कई है। आप कुवैत देखिए, कतर में आपको एक दिख रहा है, बहरीन में आपको 2 दिख रहे हैं, क्योंकि बहरीन में एयर बेस भी है और नेवल बेस भी है। लेकिन जब कुवैत में आप देखिए, वो बिंदी डॉट 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 रेड आपको कई दिख रहे हैं ना, कई लगातार। कुवैत में है छोटा सा, लेकिन वहां पर कई बेस बना रखे हैं। खाड़ी युद्ध के समय कुवैत को ही पूरा अड्डा बना रखा था अमेरिका ने इराक के से युद्ध में। उसके बाद आप नीचे कतर के नीचे आएंगे तो यूएई जो है, जिसे हमारे यहाँ दुबई लोग कहते हैं, यूएई है, वहां पर भी बेस है। अल धफरा एयरबेस है, ये अबू धाबी के साउथ में अल धफरा एयरबेस है, और ये यूएई की एयरफोर्स के साथ ज्वाइंट है।
ये अमेरिका की एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र है। और आईएसआईएस के खिलाफ जब अभियान जो चलाया गया, उसमें भी जासूसी मिशन में इसने काफी मदद किया। उसके अलावा दुबई का जो जेबल अली पोर्ट है, वो औपचारिक अड्डा तो नहीं है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के लिए सबसे बड़े पोर्ट का काम करता है, बंदरगाह का काम करता है। यहाँ अमेरिका के विमान वाहक और अन्य जहाज नियमित रूप से आते हैं। अब कुवैत से जरा उसके ऊपर चलिए, इराक नहीं, रुकिए, मैप यहीं पे रुकिए, मैप ऊपर ले चलिए थोड़ा और। इराक देखिए, क्योंकि नीचे काम खत्म है, ऊपर चलिए। इराक, ईरान के बिल्कुल, ईरान की सीमा, लंबी सीमा इराक से लगी हुई है। इराक में आएंगे तो यहाँ पर एन अल असद एयर बेस है, जो पश्चिमी अनबार प्रांत में है। यह इराकी सुरक्षा बलों को सहयोग देता है और नाटो मिशन में सहयोग देता है। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बदले ईरान ने इस पर मिसाइल से, इसी बेस पर मिसाइल से हमला किया था जब जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एरबिल एयरबेस है, जो अमेरिकी और गठबंधन बलों के लिए ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग का केंद्र है। एरबिल एयरबेस, आप देखिए इराक में आपको ये दोनों दिख जाएंगे, बिल्कुल साफ साफ मैप के भीतर इराक की सीमा में देखिए, दो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद सऊदी अरब में 2024 में 2321 अमेरिकी सैनिक थे, सऊदी सरकार के साथ काम करते थे। वायु और मिसाइल रक्षा प्रदान करते हैं। कुछ सैनिक रियाद से जो है साउथ में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे है, जहां पैट्रियट मिसाइल बैटरी, ये डिफेंस सिस्टम है, और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम ये लगे हुए हैं। उसके बगल में जार्डन, इराक के बगल में बिल्कुल देखिए पॉइंट जो दिख रहा है, जार्डन लिखा हुआ। जार्डन की राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, अजराक में मुआफक अल साल्टी एयरबेस है। यहाँ पर अमेरिकी वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग है, जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है। ये जो जॉर्डन का दिखा आपको। अब आ जाइए आप तुर्की पर। तुर्की आप देखेंगे तो तुर्की में अमेरिका और तुर्की मिलकर दक्षिणी अडाना प्रांत में इल्सिर्लिक एयरबेस चलाते हैं। यहाँ अमेरिका के परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। यहाँ पर अमेरिका के परमाणु हथियार हैं, और यहाँ पर करीब जो है 1465 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। चलिए, अभी इस पे अब तो अभी शुरुआत हुई है, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। अभी बहुत सारे अपडेट्स के लिए अमरीश जी के पास लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। दर्शकों से बस इतना कहूंगा कि अपडेट हम लगातार लाएंगे, और हमारे अपडेट में थोड़ी डिले भी अगर हो जाए तो आप लोग अमरीश जी के चैनल पर जाकर के वहां अपडेट लेंगे, तो वहां पर और टाइमली मिलेगा। और हमारा मान लिया सेकंड हैंड होगा, हम उनसे लेंगे वहां पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो तुरंत ताजी जानकारी, जो हालांकि हम उनके जरिए लाएंगे, कोशिश करेंगे बीच बीच में उनका समय लें, उनसे उधार मांगे समय, वो कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तत्काल चाहिए होगा तो आप उनके चैनल पर जाकर के अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि सारा ये न्यूज लॉन्चर या अमरीश जी का चैनल सब कुल मिला जुला करके इस देश को सच्चाई दिखाने में लगे हैं। तो आप यहाँ की बजाय वहां जाएंगे, वहां फट से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हमें इजाजत दीजिए, फिर जो भी बड़ी हैपनिंग होगी मैं लेकर के आऊंगा, कोशिश करूंगा कि अमरीश जी का वक्त भी लेकर के आप लोग के सामने उनको लेके आऊं। धन्यवाद अमरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।